स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो 2 प्रश्न थे, एक तो मैरिज को लेकर और दूसरा जो है वो है कि दशमांश, साथ ही साथ प्रोफेशन को लेकर। ये बात बता दी गई है कि जातक जो हैं वो एयर फोर्स में पायलट हैं, ठीक है? सिर्फ क्यों हैं हमें ये समझाना है। तो सबसे पहले लगन कुंडली से ही शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चार्ट ऑलवेज लगन कुंडली, उसके बाद फिर नवांश और फिर दशमांश की तरफ भी चलेंगे। तो सबसे पहले आप जब लगन कुंडली में आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, आपका जो फर्स्ट हाउस है, उस फर्स्ट हाउस के स्वामी, जिसे आप लग्नेश कहते हैं, यानी कि लॉर्ड ऑफ दैट राशि, वो हो रहे हैं बुध। ठीक है, पहली कंडीशन कि बुध खुद जो है वो छठे भाव में आके बैठे हुए हैं। अब बुध जैसा जो ग्रह है वो, आप सोच के देखो कि लड़ाई झगड़े इन चीजों में नहीं पड़ता। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका थॉट प्रोसेस होता है व्यापार, सबके साथ मिलजुल कर चलना। ठीक है, लेकिन बुध यहाँ पे सोचने का ढंग नहीं है। बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड होकर। और वही बुध इस कुंडली में 10th हाउस के भी स्वामी हैं। तो जो प्रोफेशन होने वाला है उसके बारे में भी वो कुछ अपनी ओर से प्रयास करेंगे। अब फर्स्ट हाउस के अंदर जो सोच देंगे, जो थॉट प्रोसेस देगा, वो कौन सा ग्रह होगा? तो उसको आप देखें, इस कुंडली के अंदर लगन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री के आसपास है। नक्षत्र जो है वो है चित्रा। चित्रा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल जो है वो इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो पहली चीज तो ये हुई कि मंगल अब किस तरह का ग्रह हुआ? एंगर, एग्रेशन, पैशन, जो कि किसी भी सेना में जाने के लिए जरूरत है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंसान के सोचने का ढंग मंगल से प्रभावित होगा, पहली चीज। दूसरा, मंगल ग्रह की प्लेसमेंट भी इस कुंडली के अंदर आपको 6th हाउस में ही दिखेगी। तो सोचने के ढंग में भी या तो ऐसा इंसान मेडिकल लाइन की तरफ मूव करे, क्योंकि छठा भाव क्या दिखाता है? रोग, ऋण, शत्रु। ठीक है, तो रोग, ऋण या शत्रु में से यहाँ पे कोई एक पॉसिबिलिटीज बनती है। तो जब छठे के साथ संबंध बन रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फाइटिंग कैपेसिटी, अपने दुश्मनों को खत्म करना एक चीज, या फिर किसी तरह के रोगों को खत्म करना दूसरी चीज। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है जो लोन रिकवरीज, ऋण वाला, वहां पर भी ऐसा कोई इंसान काम कर सकता है। तो ये तो हमारे डोमेन फिक्स हो गए कि 6th हाउस के अंदर बैठने के कारण इस तरह की एनर्जीज, एनवायरनमेंट को माइंड ने अपने अंदर ले लिया है। पहली क्राइटेरिया कंप्लीट होती है जो प्रोफेशन के लिए चाहिए, इंसान के सोचने का ढंग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए योग फॉर्मेशन कैसे है। क्योंकि अकेला मंगल नहीं बनाता किसी को सैनिक। मोस्टली ये मेंशन्ड है कि सेना के लिए शनि का डिसिप्लिन और फिर मंगल की ताकत की जरूरत पड़ती है। इस कुंडली में ध्यान से देखेंगे तो गुरु जो हैं वो 11 नंबर की राशि में बैठे हैं और शनि जो है वो 12 नंबर की राशि में बैठे। एक तरीके का यहाँ पर एक परिवर्तन योग सा काम कर रहा है, जो ना सिर्फ कि 6th हाउस को बल्कि साथ साथ 7th हाउस को भी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एक चीज, इसकी वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राशि के प्रभाव से प्रभाव तो है ही है, और शनि का यहाँ पे मौजूदगी का भी एक प्रभाव माना जा सकता है। इसी तरीके से गुरु जो है उनका प्रभाव आपके 7th हाउस के अंदर भी माना जा सकता है। शनि का काम है कि वो गुरु के भाव को अच्छा रखे और गुरु का काम होगा कि शनि के भाव को अच्छा रखे।
ये परिवर्तन योग इस तरीके से है 6th हाउस और 7th हाउस का। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो बेनिफिट होना चाहिए ये मैरिज में शिफ्ट दिखाई देना चाहिए परिवर्तन का। अब दूसरी चीज कि शनि यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, केंद्र में आके बैठे हैं, इसका मतलब है कि ग्रह के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो किन दो हाउसेस के स्वामी के पास है? एक है 5th हाउस बुद्धि का बल और दूसरा है 6th हाउस, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस। वो दोनों चीजों का जो पोटेंशियल है वो इंसान के पास किस तरीके से है? दिग्बल। दिग्बल का मतलब है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, यानी कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो इंसान अपने बुद्धि का 5th हाउस का और अपने पराक्रम, अपनी जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है 6th हाउस, उसको दिखा सकते हैं। और शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, तो ये तो चीजें क्रिएट हो गई। शनि की राशि में बैठे हुए हैं और दृष्टियां वगैरह सब कुछ है, ठीक है, तो जो आपको एक फिजिकल फिटनेस चाहिए टू बी अ पायलट वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए चंद्रमा को एक बार, चंद्रमा जो हैं वो देखने में नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा नीच होते हैं या उच्च होते हैं तो 3 डिग्री के आसपास होते हैं। ये चंद्रमा 19 डिग्री के आसपास बैठे हैं, तो नीच तो नहीं है बट नीच राशिस्थ है। किस भाव में जाके हैं? 3rd हाउस में। जैसे मैंने 6th 8th 12th के लिए बोला था, वैसे ही आप इस चीज को 3rd हाउस के लिए भी लगा लीजिए। 3rd हाउस में चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि मन मस्तिष्क को दर्शाता है और जाके वहां नीच राशिस्थ हो जाए तो 3rd हाउस जो है आपके हाथों से होने वाले काम है उसको दर्शा रहा है। चंद्रमा का वहां बैठ जाना जो हमारे लिए बुद्धि हुई या हमारा जो मस्तिष्क है उसके ऊपर कंट्रोल दिखा रहा है। और दूसरी बात है कि मन के अंदर से भय खत्म हो जाएगा। चंद्रमा खुद नीच राशिस्थ है और 3rd हाउस पराक्रम, पराक्रम बढ़ेगा ना कि घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी परिस्थिति वही है कि 6-8 के अंदर क्या हो रहा था, वो उस चीज के अंदर की चीज की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा इस तरीके से पॉजिटिव रोल निभा रहे। कुछ उसका प्रभाव, उसका कुछ प्रभाव जो है वो पड़ सकता है कहाँ पर? आपके 11th पे। 11th इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग, बस उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है। वरना प्लेसमेंट से अगर काउंट करें तो यहाँ से 4 नंबर की जो राशि है 11th हाउस, यहाँ से तो ग्रह अपने आप में 5 घर आगे ही बैठे हैं, शुभ बैठे हैं, इसलिए कोई इतना नेगेटिविटी नहीं है। और जिस हाउस में जाके वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं वहां पे वो पॉजिटिव वे में ही काम करने में सक्षम है, ठीक है। ऐसा इंसान अगर सेना में नहीं है तो भी अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से कुछ करने की चाहत रखेगा, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं मन को दर्शाएंगे। चलिए, इतनी कहानी तो खत्म हो गई। अब मेन मुद्दा जो हमें देखना है वो ये कि क्वेश्चन ये था, एक तो मैरिज को लेकर और पहला कि क्यों फाइटर पायलट एयर फोर्स में पायलट कैसे हुए। तो अब ये देख लीजिए, आपका जो 10th हाउस है उस 10th हाउस में जो राशि है वो एयर एलिमेंट है। 3 7 और 11 ये एयर एलिमेंट है। इसके बाद 11 नंबर की राशि में भी आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 ग्रहों का योग 11 नंबर की राशि में 6th हाउस में हो रहा है। 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि सब किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एयर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली चीज जो है वो है वायु तत्व का कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस कुंडली के अंदर है। एक चीज, दूसरी चीज जो है वो इसमें आपको नहीं समझ में आएगी, उसको दशमांश के अंदर भी लेके चलेंगे। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ज्यादातर ग्रह जो बैठे हैं 6th हाउस के अंदर वो बैठे किसके नक्षत्र में है? तो आप देख लीजिए, सूर्य बैठे हैं शतभिषा में, ठीक है, बुध बैठे हैं धनिष्ठा में, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र हो गया, मंगल बैठे हैं पूर्व भाद्रपदा में, और इसके बाद केतु को देख लीजिए तो शतभिषा ही आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका गुरु भी बैठे हुए हैं, तो गुरु को भी देख लीजिए, गुरु भी शतभिषा है। तो ज्यादातर ग्रहों का जो संबंध है वो राहु के साथ नक्षत्र में कम से कम 3 ग्रहों का संबंध वहां पे कनेक्ट है, ठीक है।
और मैंने आपको कहा है कि जो एक शार्पनेस होगी, है ना, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्रिएट करना, ये सब किसके काम है? ये सब राहु के काम है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर ग्रह जो यहाँ पर हैं वो राहु के साथ संबंध बना रहे हैं, और राहु जो हैं उनका संबंध 5 नंबर की राशि और साथ साथ सूर्य के साथ है। ठीक है, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, और उसमें वैसे भी अगर हम कहें कि 6th हाउस में सूर्य हैं तो भी इंसान सरकार के साथ जुड़ के सर्विस करते करते हैं। यहाँ पे राहु और ये सारे प्रभाव जो हैं ये भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज, अब नवांश के अंदर मैं पहले एक बार दिखा दूं कि जब मैं नवांश को लगन के बराबर लेके आता हूं तो भी मैं इन चीजों को यहाँ से कुछ हद तक देख पाता हूँ। कैसे देख पाता हूँ? ये देखिए कि अगर मैंने लगन कुंडली के बराबर नवांश को लेकर आया तो राहु का प्रभाव है सोचने के ढंग में, क्योंकि फाइटर पायलट, वो भी आप समझ सकते हैं एयरफोर्स के अंदर आसान चीज नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घूम रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, उतने में ही हिट करना है, उतने में ही सब कुछ करना है। एक नॉर्मल पायलट वाली केस यहाँ पर नहीं लागू होती। यहाँ पे बात होती है इंसान की बुद्धि बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। तो राहु यहाँ पर ये प्रभाव देने में सक्षम है, नवांश के अंदर ऐसा देखने में आता है। मंगल का प्रभाव आप उनके कर्म के अंदर यहाँ से देख सकते हैं। शनि का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं 11 नंबर की राशि में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 6th हाउस के अंदर काम करते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा जो है वो सूर्य और शुक्र के साथ है, जिसमें कि शुक्र वर्गोत्तम है। ये सारे फॉर्मेशंस जो हैं कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यह अलग बात होगी कि यहाँ पे सूर्य चंद्रमा का साथ आना खराब है, लेकिन वो नवांश के फैक्टर में होगा। इस फैक्टर में क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में आ गए हैं, इसलिए वो सिचुएशन अच्छी मानी जाएगी जब मैं उनको किसके बराबर कर रहा हूँ? राशि के तुल्य कर रहा हूँ। जो ये बुध थे, जो कि हमारे लिए 10th लॉर्ड थे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड थे, उनका संबंध मंगल की राशि 8 नंबर की राशि से हो रहा है। तो शनि मंगल और ये सारे फॉर्मेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राशि वही है तो उसके एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यहाँ पे शनि ने भी वही एलिमेंट दिखा दिया, मंगल ने भी वही एलिमेंट दिखा दिया। शनि और मंगल के बिना सेना में इंसान जा नहीं सकता। डिसिप्लिन फर्स्ट को रिक्वायरमेंट है, और साहस पराक्रम मंगल देंगे, डिसिप्लिन शनि देंगे। दोनों की दोनों प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई। अब प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए लास्ट जो होता डिवीजन है वो है दशमांश कुंडली। अब ये है दशमांश कुंडली उनकी। तो जब दशमांश कुंडली को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी मैं कहीं इधर उधर कुछ भी अभी नहीं घुमा रहा, अभी तो जैसी है एज इट इज वैसे के वैसे ही बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, और इसके जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं शनि। वो जाके बैठ रहे हैं कहाँ पर? आपके 6th हाउस के अंदर। यानी कि जो आपका कोई ऐसा डिविजनल चार्ट जो प्रोफेशन को दर्शाता है, उसमें जो उसके स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो कहाँ पर आके जा रहे हैं? 6th हाउस में। 6th हाउस का मतलब है कि इंसान सर्विस की तरफ आगे बढ़ेंगे बजाय के बिजनेस के, वरना तो वो फॉर्मेशन बिजनेस में भी आगे ले जाने में सक्षम था। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ पर आप देख लो मंगल का प्रभाव है 10th हाउस के ऊपर, जो ओरिजिनल दशमांश है, बिना उसको इधर उधर किए सीधे हम वहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मंगल के प्रभाव को आप देख सकते हैं। बुध और उच्च का सूर्य जो है वो भी कहाँ पर है? चौथे भाव में। तो किस तरीके का एनवायरनमेंट आएगा? किसी तरीके से सूर्य वहां पर इतना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो आप मान के चलिए सरकार का कोई प्रभाव है। तो यस, सरकारी डोमेन हो गया। 4th हाउस के अंदर जो राशि है वो मंगल की है, तो जो आसपास की सारी इक्विपमेंट्रीज हैं, सब कुछ है, वो आप टेक्निकल ग्राउंड्स ऑफ मार्स, साथ ही साथ सेना के जो भी हथियार हैं वो इस मंगल की राशि के हिसाब से देख सकते हैं। बुध जो हैं वो भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य बुध का योग, सूर्य बुध का योग ध्यान से देख लीजिए, ना सिर्फ कि लगन कुंडली में मौजूद है, बल्कि वो योग रिपीट हो रहा है आपके दशमांश के अंदर एज इट इज। और सूर्य बुध का योग जो है उसे हम अच्छा मानते हैं, बुधादित्य योग मानते हैं। कहीं ना कहीं वो एक अच्छा ब्रिलियंट माइंडेडनेस दिखाता है इंसान को। तो ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं। और फिर देखिए राहु और चंद्रमा की एक साथ मौजूदगी यहाँ पर हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं जो मन है उसको और बुद्धि उसको कनेक्ट करके काम करने में सक्षम है।
तो इतने फॉर्मेशंस तो यहाँ पे हो गए। यहाँ पे अब ये चीज दिखाई देगी कि जो यहाँ पे 10th हाउस के स्वामी हो रहे हैं वो शुक्र हो रहे हैं, फिर वो जाके नीच राशिस्थ हो रहे हैं जो कि 5th हाउस के भी लॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट हो रहे हैं लास्टली 9th हाउस में। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं शुक्र की जो दशा है वो भी सपोर्ट करती हुई दिखेगी, क्योंकि दशमांश के 9th हाउस में एज इट इज दिख रहे हैं। ठीक, अभी तक तो हमें यहाँ पे कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस कुंडली को थोड़ा सा एक बार लगन के बराबर भी घुमाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मत है, आपके सोचने का जो ढंग है वो आपको पकड़ में आना चाहिए। हमारे सोचने का ढंग मंगल था और यहाँ पे ये स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली 10th हाउस के साथ कनेक्ट होके इस बात को दर्शाने का प्रयास कर रहा था। अब यही चीज को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से इस कुंडली को लगन के बराबर ले आता हूँ। अब देखें कि क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आती हैं। ठीक है, इंसान का जो सोचने का ढंग था, है ना, वो मंगल था क्योंकि चित्रा नक्षत्र था। उसने अपने आप को प्लेस किया इस तरीके से कि वो आया है सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेकंड हाउस का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं रिसोर्स जो है वो आपके माइंड के अंदर से ही डेवलप हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज, वो शुक्र की राशि के अंदर ही है और बड़े जहाज उड़ाना और ये सब कुछ जो है, ये सारा फॉर्मेशन वीनस का काम है। ठीक, वीनस जो है वो जाके मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लगन की राशि थी वहां जाके बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई प्रभाव उसका भी होगा। और सभी को पता है कि जितने भी आप, चाहे एयरफोर्स के पायलट को ले लें या फिर जितने भी कमर्शियल पायलट्स को ले लें, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं एक अलग ही प्रभाव होता है शुक्र का, सैलरी के पॉइंट पे भी और दिखने के पॉइंट पे भी। इसीलिए यहाँ पे शुक्र अपने पॉजिटिव प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस लगन कुंडली के अंदर जो शुक्र होते हैं वो 9th लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नजर आता है प्रोफेशन के अंदर। इसी तरीके से राहु और चंद्रमा का जो फॉर्मेशन है वो आया है 5th हाउस में बुद्धि की तरह, और वहां पे ये बिल्कुल एक साथ काम करने में सक्षम है। दूसरी बात, सूर्य और बुध का जो योग है वो फॉर्म हो रहा है, वो 8th हाउस में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 8th हाउस में ये योग फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा, इस चीज से फायदा इस मामले में आएगा कि कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर इंसान जो है वो सेना के उस टेस्ट को, और खासकर फाइटर पायलट टेस्ट को इतनी आसानी से पास नहीं कर सकते। बहुत ही जिनके पास पोटेंशियल होगा वही वहां तक पहुंचते, वरना बहुत ज्यादा लोगों को रिजेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ी हुई है। सूर्य 8th हाउस के अंदर आ रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं उच्च राशिस्थ हो रहे हैं। चीजों में थोड़ी सी अड़चनें देखी जा सकती हैं अगर हम इस फॉर्मेशन से देखें, बट ये ओरिजिनल दशमांश नहीं है कि वहां पर वो चीज अष्टम में बैठी थी, वो बैठी कहीं और थी, लेकिन जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। तो ये चीज यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। और वही गुरु यहाँ पे जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि 4th और 7th लॉर्ड हो रहे थे वो 9th के साथ संबंध बना रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव संबंध बन रहा है, वहां पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ से देखते हो तो भी आपको नजर आता है शनि का पूरा प्रभाव, ठीक है, जो सेना के लिए चाहिए, और आपके थॉट प्रोसेस, वो सारी चीजें इस कुंडली में सपोर्ट कर रही हैं। एयर एलिमेंट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में यहाँ पे आना प्रोफेशन के साथ एयर एलिमेंट्स को जोड़ रहा था। तो ये तो हुई दशमांश और प्रोफेशन के अंदर की कहानियां। अब बात थी नवांश को एक बार आप चाहते हो कि समझना, तो देखिए नवांश को समझने में आपका जो ओरिजिनल नवांश है उसको लेके चलती है। आपका ओरिजिनल नवांश 5 नंबर से बनता है, जो कि लगन कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो एक घर पीछे जाएगा। इसका मतलब है कि थोड़ी सी चुनौतियों का सामना हो सकता है रिगार्डिंग द मैरिज लाइफ, क्योंकि 12th हाउस उन चीज़ों को दर्शाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एक एक्सचेंज बन रहा है आपके 6th और 7th के बीच में, जो कि चीज़ों को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। अगर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई तो
सर्विस लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि 6th हाउस का फॉर्मेशन है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो परिवर्तन योग उसको सपोर्ट कर रहा है। इस इंडिविजुअल चार्ट में जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वैसे भी लगन कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं। शनि जब 7th में बैठेंगे तो मैरिज के अंदर थोड़ी सी ड्राइनेस नेचुरल आती है। सो यहाँ पर भी आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे नवांश के अंदर अपनी राशि में ही शनि वहां बैठे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन काम करेगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। और क्योंकि शनि का इस तरीके का फॉर्मेशन है तो थोड़ी सी मैरिज लेट हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये कि इस कुंडली के अंदर अगर हम नॉर्मली रीड करना शुरू करें तो फर्स्ट हाउस जो है जहाँ पे कि सूर्य की राशि है वो जाके बैठे हैं 5th में। वो प्लस पॉइंट हो सकता है कि थोड़ा सा लव मैरिज की तरफ इंसान प्रयास कर ले क्योंकि गहरा संबंध है 5वें और 7वें के बीच में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो ये फॉर्मेशन है सूर्य और चंद्रमा का, ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे हम लोग अमावस्या को मानते हैं उसी तरीके से किसी भी डिविजनल चार्ट में जब सूर्य चंद्रमा साथ में आ जाते हैं तो उस डिविजनल चार्ट के अंदर कुछ चुनौतियां आती हैं। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहने वाला है। ठीक है, शुक्र अपनी ओर से जो कि कारक है वो अपनी ओर से वर्गोत्तम है, वो पूरा प्रयास करेंगे कि आपस में जो एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जुड़े रह सकते हैं उसे जोड़े रखा जा सके। यहाँ पे गुरु अगर नीच राशिस्थ हो रहे हैं तो जो भी इस बीच में आने वाले शत्रु होंगे उनका वो दमन करने का पूरा प्रयास करेंगे। कीमत वही है कि कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हो कि प्रोफेशन भी आपने उस हिसाब से बताया है तो ज़्यादा टाइम अपने प्रोफेशन को देना पड़ रहा है, उस वजह से थोड़ा सा प्रभाव आपके 5th हाउस के ऊपर भी आएगा। गुरु का यहाँ पर बैठना इस पोजीशन में कहीं ना कहीं सेव आउट करने की कोशिश करेगा क्योंकि लगन कुंडली में शनि और गुरु के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित है, दोनों ने एक दूसरे को बल प्रोवाइड किया हुआ है। इसलिए केतु अष्टम में बैठे हैं, ठीक है, और शनि सप्तम में बैठे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा पाप कत्री और ऐसा कोई नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से कोई डरने की बात आए। साथ ही साथ जो मंगल है वो भी 11th हाउस गेन्स हाउस में बैठे हैं, वो भी अपनी ओर से पूरा सपोर्ट ही दे रहे हैं जो कि 5 नंबर की कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए ये तो जरूर होगा कि शनि की मौजूदगी थोड़ी सी ड्राइनेस रखेगी, कुछ चुनौतियां भी रखेंगी, लेकिन जो आपका कंसर्न है मैरिज को लेकर, मैं बोलूँगा मैरिज में एक तो डिले का फैक्टर है और थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ ही उस चीज़ को वहाँ पर चलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रहों का जो फॉर्मेशन है वो कुंडली के 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस बेसिकली हम डाइवोर्स और ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, इसीलिए दशाओं के अंदर तनावपूर्ण स्थिति थोड़ी सी कही जा सकती है। वहाँ पे खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है और उसके बाद ही चीज़ों को हैंडल करते हुए निकलना है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो चंद्रमा से ध्यान से देखेंगे तो चौथे भाव में है, इसीलिए जो हम कहेंगे मन के ऊपर प्रभाव है चंद्र कुंडली से, उसमें चौथे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रहों का जो प्रभाव है वो एक अलग ही फैक्टर के तौर पे काम करेगा क्योंकि वहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सूर्य कुंडली से और चंद्र कुंडली से जातक जो हैं वो मांगलिक हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ मंगल को लगन से देखना है, ऐसा नहीं, सूर्य से, चंद्रमा से और शुक्र से भी देखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक मेल चार्ट है तो कारक शुक्र होता है। चंद्रमा से चौथे हैं, सूर्य के साथ में है, इसलिए कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है और जो थोड़ा सा एक नेचर रहने वाला है एंगर एग्रेशन, उस चीज को बैलेंस करते हुए ही आपको अब यहाँ पे पार्टनर खोजना पड़ेगा, तब जाके चीजें बेहतर तरीके से चल पाएंगी। नहीं तो फिर जो एंगर एग्रेशन का फैक्टर है और 6th हाउस से ज्यादातर ग्रहों का चलना वो कुछ हद तक चुनौतियां दे सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो आपका मेन क्वेश्चन था कि गुरु का नीच राशिस्थ इस पर्टिकुलर लगन के अंदर वहां तक वो काम सपोर्ट के लिए करने को कहेंगे तो हाँ सपोर्टिव है क्योंकि 5th और 8th दोनों के हो रहे हैं। इसको हम इस वे में थोड़ा सा नेगेटिव ले लेंगे कि जब इसका प्रभाव आएगा
तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रोफेशनल राइज 6th हाउस में इतने ग्रह हैं कि पद की तरफ आगे बढ़ने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा प्रेम की कमी, और जो 8वां घर है सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस है, उसमें भी थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हों। यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड का इस तरीके से नीच राशिस्थ होना लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, इसको ध्यान में देना पड़ेगा। इवन दो, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि गुरु और शनि के बीच का जो रिलेशन है वो आपस में दोनों को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे, इसीलिए ये कह देना कि नहीं यहाँ पर तो बस सब कुछ खराब है, ऐसा गलत होगा। अगर परिवर्तन योग नहीं होता, आपस में दूसरे को एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, तब तो 100% कहना पड़ता कि मैरिज लाइफ हैप्पीनेस बहुत छोटी रहने वाली है, मगर यहाँ पर पार्टनर उस तरीके से मिलेंगे जिससे कि थोड़ा सा तालमेल हो, इसीलिए कुछ हद तक मैरिज लाइफ के अंदर लॉन्गेविटी प्रदान हो जाएगी। धन्यवाद।